एक बार जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंज उठना चाहिए। और स्वागत किया गया हमारे अतिथि का। मैं मंच पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्टार एंकर शारिफ इब्राहिम का और नक्षत्र न्यूज के राजनीतिक संपादक नितेश रंजन जी का। आप आएं और साक्षात्कार के इस सिलसिला को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रवीन आपका। हेलो अम्बा जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो नक्षत्र संवाद में हम लोग हजारीबाग की बात करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। अम्बा जी, हालांकि परिचय के आप मोहताज नहीं है, बहुत मुखरता से अपनी बातों को आप रखती हैं। यंग है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है। संगठन को लेकर अगर कोई बात हो या फिर आपके क्षेत्र की बात हो तो आप संगठन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ भी जाने में संकोच नहीं करती हैं। क्या ऐसी वजह है कि इस चुनाव के बाद से नतीजे जो आए हैं, अंबा प्रसाद ज्यादा एग्रेसिव हो गई है संगठन और सरकार को लेकर? देखिए, एग्रेसिव तो हमेशा से थे। लगता है आपका ज्यादा ध्यान अभी है हम पे, क्योंकि पहले भी हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। पहले भी चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे हमारा विस्थापन का मुद्दा हो जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे क्षेत्र का, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे होमगार्ड का मुद्दा हो, चाहे मतलब विभिन्न मुद्दों पे हम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो मेरे कार्यकाल में जब मैं विधायक थी उस समय मेरे से अनछुआ रहा है। हर मुद्दे पे हम बहुत एग्रेसिवली लगे रहे और लगता है कि जो भी मतलब इसमें बहुत आपकी इच्छा शक्ति, आपका डेडिकेशन, आपका सिंसियरिटी और आपका जो मतलब सेंसिबल होना बहुत जरूरी है लोगों के प्रति, कि आप उनको उनके जगह पे खुद को रख के उनकी समस्याओं को महसूस करें कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, ताकि आप उनके लिए लड़ सके और तभी लड़ पाएंगे। आप युवा विधायक के तौर पे 2019 में आई, लेकिन उसके बाद जो है हार का सामना करना पड़ा। मुख्य वजह आपको क्या लगा? देखिए, बीजेपी जो है किस तरह से चुनाव जीत रही है पूरे देश भर में आपको पता है। काम के नाम पे तो कभी आज तक नहीं देखा कि कोई भी बीजेपी का नेता आके वोट मांगा है लोगों से। तो कई तरह के अलग अलग रूमर मेरे क्षेत्र में 1 साल से चलाए जा रहे थे, जो कभी कोई मुद्दा, कभी 15 साल से कभी हमने सुना नहीं। ऐसे ऐसे मुद्दों को एकदम ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा था और लोगों को बांटने का, वहां नफरत फैलाने का, हिंदू मुस्लिम करने का। जो विवाद मेरे कार्यकाल तो 5 साल होता है, 5 साल में 4 साल कोई मुद्दा नहीं था। चुनाव के समय वहां पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा को पहली बार हमने अपने क्षेत्र में देखा है। इतना हमने दिन रात काम किया है, मतलब काम का या विकास कोई मुद्दा ही नहीं था मेरे चुनाव के समय। और भी 2-4 ऐसे अफवाह बहुत ज्यादा फैलाए गए जो काफी पर्सनल थे, जो जैसे किसी भी महिला का, जैसे आप मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं पॉलिटिक्स में, सबसे आसान होता है कोई महिला का चरित्र हनन करना। तो इस तरह की भी गांव में घुस घुस के चीजों को ऐसे फैलाया गया। फिर ऊपर से कई ऐसे मतलब कोशिश बहुत किए गए, लेकिन जो भी उनके द्वारा किया गया, अभी लोग मतलब चुनाव के बाद बहुत पछता रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि लोग अभी जो जिस कॉन्स्पिरेसी करके, छल करके, कपट करके जो जीत गए हैं, उनको लोग पहचान चुके हैं इतने ही कम देर में। और मुझे पहले से ज्यादा इज्जत मिल रहा है और मुझे अभी लग रहा है कि हम नेता बन गए। जब विधायक थे तो हमको लग रहा था कि हम बस एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे, एक लेबर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव हार गए तब मुझे ज्यादा खुशी अपने क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि मुझे जो मान सम्मान मिल रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा मिल रहा है। अभी खुद में लग रहा है कि हम लीडर बन गए हैं। पहले हमको लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। एक नृत्यांगना के तौर पर भी आपको काफी पसंद कर रहे हैं लोग, आपको क्या लगता है? नृत्य का भी आपको काफी शौक है, लगातार आप ओडिसी गीत संगीत में जो है इन्वॉल्व हैं।
देखिए ये तो अच्छी बात है। नृत्य एक कला है और ये एक भक्ति है। मुझे लगता है कि मेरा तो क्लासिकल हमेशा से रुचि रहा है, बचपन से रहा है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा से पूछेगा तो आई वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्लासिकल डांस। और अच्छा लगता है, कोई भी कला हमेशा मतलब एक पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, वो बहुत कुछ बयां करता है। और मुझे लगता है कि कला एक दिन का नहीं होता है, बहुत तपस्या और बहुत उसमें मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आप एक कलाकार बनते हो। कोई भी फील्ड में आप अगर म्यूजिशियन हो, डांसर हो, पोएट हो, कोई भी आपके अंदर कला है तो वो एक दिन का नहीं होता है। बहुत पैशन चाहिए, बहुत कंपैशन चाहिए। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस कला से अपने आप को जोड़ के रखी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो अपने आप से मिलाता है। अम्बा जी, जो नीतीश सर के सवाल का आपने जवाब दिया कि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया आपके खिलाफ और वो हार की आपकी वजह बनी, तो इसको तो हम आपका फेल्यूर मानेंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर सीट का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपके और आपके फैमिली की तरफ से हुआ है। तो इतने सालों में क्या माइंड सेटअप आप नहीं बदल पाई उन लोगों का कि बीजेपी आगे एक नैरेटिव सेट करती है और उसका इल इफेक्ट ये होता है कि अम्बा प्रसाद चुनाव हार जाती हैं? देखिए, बीजेपी का भी सर्वे आप देख लीजिए या कांग्रेस का भी सर्वे देख लीजिए, दिल्ली तक आज तक मुझे सुनने को मिलता है जब हम दिल्ली में बैठते हैं कि अम्बा का तो पॉजिटिव आ रहा था। मतलब चुनाव के 3 महीना पहले अगर कोई एक सीट सबसे पहले जीतने का चांस था तो वो बड़का गांव था। ये लोग चुनाव के पहले 4-5 पहले ध्रुवीकरण और फिर जो छल हम लोग से नहीं हो सकता, इतना हम लोग नहीं गिर सकते। आजकल राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर गया है और बीजेपी के द्वारा मतलब राजनीति को कितना गिरा दिया गया। आज देखिए सोनम वांगचुक का आज ही आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पे पुलिस जबरन जाके गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं उसको भी नहीं सुना जा रहा है, उसको भी ध्वस्त कर दिया जा रहा है। तो राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। अब हम लोग ऐसी राजनीति देख रहे हैं जहां आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जहां पे आप जेन्युइन मांग नहीं कर सकते, जहां पे पूरी व्यवस्था फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा मतलब हमारा पॉलिटिक्स, हमारे पार्टी का विचारधारा इस तरह का नहीं है। हमारी पार्टी सबको लेके चलती है और काम के नाम पे हम लोग वोट मांगते हैं। हमारा जो काम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप मेरे क्षेत्र जाएंगे हम आपका स्वागत करते हैं और हम सर उठा के आंख मिला के आज भी जनता से मिलते हैं। कहीं पे भी मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। लोग कहीं कहीं शर्मिंदा हो जाते होंगे कि हम आपको वोट नहीं दिए, लेकिन हम मतलब दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी ऐसा पंचायत मेरे क्षेत्र में नहीं होगा जहां पे हमने सड़कें नहीं ठीक की हैं, हमने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, या फिर हमारी उपस्थिति हम कई बार मतलब जनता दरबार के माध्यम से और जितना हम पहुंच सकते थे हम पहुंचने का काम किए हैं। तो अपनी बात मैं खुद नहीं कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा विजिट कीजिए मेरे क्षेत्र में। अम्बा जी, आपने सोनम वांगचुक जी की बात की, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच पाए उस स्टेज तक? पवन खेड़ा पहुंचते हैं लेकिन राहुल गांधी को पहुंचने में समय लग जाता है, आखिर क्यों? देखिए, बात वहां पहुंचने की नहीं है, हम भी तो नहीं पहुंच पाए, नहीं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी का पहुंचना, तमाम लोग जा रहे हैं वहां पर। देखिए, वहां पहुंच के ही साबित क्यों करे? मतलब वो भी तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तो वैसे ही रैली कर रहे हैं, वैसे ही कैंपेन कर रहे हैं, वैसे ही युवाओं से जाके जगह जगह वो रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच में समर्थन इतना मिल रहा है उसको वहां पे एड्रेस कर रहे हैं, वो भी उसी प्रोटेस्ट में। और मेरा ये मानना है कि हमें किसी एक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हम बोल के हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। धर्मेंद्र प्रधान एक परीक्षा को मतलब एक नीट पेपर को खाया, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो देश को काट काट के खाने वाले लोग हैं। तो एक आदमी को अगर हम बदल दें तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी? क्या सच में चीजें ठीक हो जाएगी? हमारा बस इस आंदोलन में हमारा समर्थन है, लेकिन हम इसमें और एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि हमारा विरोध एक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध इस तरह की व्यवस्था पे होना चाहिए जो व्यवस्था हर जगह लोगों को मार रहा है, हर जगह लोगों को का हक अधिकार खत्म कर रहा है, देश को टुकड़ों टुकड़ों में खत्म कर रहा है। आपके यहाँ भी तो जेएसएससी में पेपर लीक हुआ, तो आपने क्या किया? हमने भी उसका विरोध किया। हम जेएसएससी गेट के पास थे, सभी लोगों के स्टूडेंट के साथ। कहाँ परेशानी कहाँ है? हम ये जाके लीक अगर हो सचिव रहे से हैं, बात किए। देखिए, हम जिस दायरे में हैं वहां पे हम लोगों के साथ जिस तरफ गलत होता है वहां खड़े हो जाते हैं, जहां बात रखना होता है रखते हैं, क्योंकि हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं
वो पॉलिटिक्स ना हम देखिए अगर लाभ का पॉलिटिक्स करना रहता है या फिर फायदा का पॉलिटिक्स करना रहता तो बहुत ऑफर हमेशा आते रहा है, लेकिन अगर क्योंकि हमने संघर्ष का पॉलिटिक्स किया और मेरा संघर्ष के पॉलिटिक्स मतलब हमारा संघर्ष में ही जन्म हुआ है, और हम जिस पॉलिटिक्स में मतलब जहां से शुरू किए हैं चलना वहां पे काफी संघर्ष हमने देखा है, हमने सिस्टम का फेलियर देखा है, हमने हर दरवाजा जाके नॉक किया है अपने परेशानी में। जिस समय हम राजनीति नहीं समझते थे उस समय हम जिस समय किताबों से निकले थे उस समय हम ये सिस्टम का असलियत देखने को मिला है, तो हम खुद पीड़ित रहे हैं। मेरा मतलब मेरे माँ बाप भाई को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। दुमका में 7 साल मेरे पिताजी रहे। हम कभी प्रचार नहीं करने गए कि देखो हम दुमका जेल आए हैं पापा से मिलने, कभी इस तरह का सिंपैथी नहीं लिए किसी से। हम रामगढ़ जेल जाते थे अपने माता से मिलने के लिए, कभी प्रचार नहीं किया कि हम माँ से मिलने जा रहे हैं। हम क्षेत्र में कभी महसूस नहीं होने दिए कि मेरा भाई हजारीबाग जेल में है, यहाँ मेरे पापा हैं, मम्मी है और हम इतना परेशान हैं। हम क्षेत्र में हमेशा फिर भी अवेलेबल रहे, अपने घर की लड़ाई भी लड़े, अपने केस मुकदमा हर जगह हम उपस्थित रहे। और मेरा बहुत बड़ा चुनौती था ये 5 साल। ठीक है, लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आई वॉज वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली आई वॉज देयर फॉर माई पीपल। आप अपने कोटे के जो मंत्री हैं, खासकर हम हेमंत जी की बात बाद में कर लेंगे, उनसे कितना खुश हैं? वो आपकी कितनी सुन रहे हैं? क्या बड़का गांव को लेकर बातें हो रही है? कोटे के मंत्री? हाँ, मैंने आपके जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। देखिए, सब मंत्रियों से आप उनके विभाग का सवाल खुद पूछे, क्योंकि हमारा तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते। आप जनता के सवाल लेकर जाती होंगी उनके पास, तो क्या आप सॉल्व हो जा रहा है? हाँ, तो जो हम समस्या लेके जाते हैं, कई समस्या का समाधान भी होता है, कई समस्याएं जो है कुछ समय लगाती है, कई समस्याएं रह भी जाती है। तो ये समस्या तो है, तो हम लोग तो संघर्ष करते हैं हर जगह। मैडम, पार्टी संगठन को किस रूप में आप झारखंड में देख रही, क्योंकि एक संगठन की तरफ से भी है, एक आम बोलचाल की भाषा में भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जेएमएम की पिछलगी बन गई है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की बात होती है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है राज्यसभा लोकसभा तो जेएमएम फ्रंट फुट पर आ जाती है, आप लोग बैक फुट पे आ जाते हैं। तो पार्टी संगठन को किस रूप में आप देख रही हैं? सही डायरेक्शन में बढ़ रही है झारखंड प्रदेश? देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें कई लोग सच में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए, और 2-4 लोग के बारे में जो आप बात कर रहे हैं तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते। कांग्रेस ही है एक पार्टी जिसपे जनता का विश्वास है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। आप देखिए कि मोदी जी से कौन लड़ रहा है। पूरे देश भर में अगर आंख में आंख डाल के अगर कोई सीधा सवाल कर रहा है, कोई सीधा टक्कर दे रहा है, कोई हर चीज को एक्सपोज कर रहा है, तो वो राहुल गांधी जी है, जो सबसे पहले कुछ बोलते हैं उसके बाद फिर पूरा कारवां बोलने लगता है। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से देश कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और सब लोग जो विपक्ष में मौन है, एक दिन उनको भी भुगतना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा है, लेकिन आप देखिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब ऐसे लोग से आप क्या उम्मीद करिएगा जो भगवान तक को नहीं छोड़े, जो चंदा चोरी हुआ है जहां पे आस्था से आप मतलब समझिए कुछ लोग अपना जितना सक्षम नहीं है उससे ज्यादा कभी कभी भगवान को चढ़ा देते हैं। जब हम भी फर्स्ट सैलरी हमको मिला था तो हम चांदी का पायल बना के, उस समय मेरे पास और पैसा नहीं था, लेकिन हम पूरा पैसा काली माँ को चांदी का पायल चढ़ा के दिए थे। वो मेरा भक्ति था। तो ऐसे लोग अब जितना सक्षम नहीं है उससे ज्यादा वो दान करते हैं, और दान करने के बाद अगर उनका पैसा सब चोरी हो जाता है, कोई चंपट राय पूरा चंपत कर देता है पैसा, तो ऐसे लोग जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे? और जो ऐसे लोग पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? वो तो एक दिन पूरा देश भी चंपत करके चले जाएंगे। आज इतना बड़ा मुद्दा है, आज कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है। 160 इसरो के डायरेक्टर समेत सारे साइंटिस्ट रिजाइन कर दिए हैं। आज क्या ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है? इस पे कोई नहीं बोल रहा है। आप सोचिए कि हमारे देश में, छोड़ दीजिए, आप बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, हम अपने क्षेत्र में भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ एनटीपीसी, अडानी, देखिए किस तरह से लोकतंत्र का हनन कर रही है बिना ग्राम सभा किए। मतलब आप सोचिए कि अपना जमीन, अपना घर आप सब कुछ दे देते हो,
उसके बाद आपका जीविका भी नहीं बचता है। आप किसान, आप खेती कर रहे हो, आपके पास कम से कम एक उपाय है पैसा कमाने का जीवन भर, लेकिन वो भी आपका चला जा रहा है। उसके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है कि मतलब कानून भी बना हुआ है देश में, उस कानून का भी पालन नहीं कर रहे ये लोग। और ये जितने भी बीजेपी के लोग हैं जो इस जिला में हैं, सिर्फ आपको मतलब गुमराह कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। अच्छा, कोई भी बता दे यहाँ पे कि तीर्थ यात्रा करने से क्या विकास होता है किसी का? क्या तीर्थ यात्रा कराने से किसी का कोई विकास होता है? तो इस तरह का पॉलिटिक्स यहाँ के लोग कर रहे हैं, बस लोगों को बांट के, बस दूसरा मतलब उनको उनके नब्ज पकड़ के उनको बस उनके सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं और बैकग्राउंड में लोगों का पूरा अधिकार ले रहे हैं। आज पूरे हजारीबाग का अगर सबसे बड़ा अगर मुद्दा है कुछ, तो यहाँ पे डीएमएफटी और सीएसआर घोटाला है। हम उसका आएंगे अम्बा जी, आप अच्छी ऑडिटर हम मानते हैं, लेकिन पार्टी संगठन की बात से आप केंद्र सरकार बीजेपी पर ले गई, वापस आपको फिर हम वही लेके आते हैं। पार्टी संगठन में आपके एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न ये है कि 4 लोग 5 लोग नाराज हो जाते हैं और अगर सच कहना बगावत है तो कह दो हम बागी हैं, ये नारे गूंजने लगते हैं। अभी तक आप उस लिस्ट में नहीं थी, लेकिन अभी इधर रिसेंट देखा जा रहा है कि राधा कृष्ण किशोर जैसे नाराज हुए पार्टी सरकार के खिलाफ, तो थोड़ी आपकी नजदीकी बढ़ी। तो क्या कोई खास वजह है या ये महज एक इत्तेफाक है? देखिए, मेरा किसी से भी कोई रिलेशन खराब नहीं है। हम सबके साथ मेरा बहुत अच्छा है। क्यों लड़ाई है? मेरा किसी के साथ कोई पंगा नहीं है और हम किसी के पीछे, हम किसी को पर्सनली हम कभी नहीं बोले। हमेशा जब भी इश्यूज पे ही हमेशा बात कर रहे हैं। और राधा कृष्ण किशोर जी सच में बहुत हम्बल इंसान है, बहुत सेंसिबल है और मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र आके वो उनको समझ में आएगा और क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर भी है तो उनसे सहयोग भी मिलेगा, तो इसलिए। और कई बार उन्होंने मेरा बहुत सारा काम भी किया है, तो ऐसा कुछ नहीं हमको लाना था उनको, तो उनको हमने इनवाइट किया, वो आए और बहुत उनका बड़प्पन है कि वो अपना कार्यक्रम छोड़ के बड़कागांव आए पीड़ित रैयतों का दुख दर्द सुनने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए। हमारे के राजू सर आए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पार्टी के मतलब समझिए सेंट्रल लीडर अगर हमारे क्षेत्र आ रहे हैं संवाद करने के लिए, पीड़ित मतलब प्रभावित विस्थापित का आवाज सुनने के लिए। सरकार में हमारी गठबंधन की है, फिर भी ये एक चैलेंज है कांग्रेस के लिए, लेकिन उसको भी बढ़ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फेस करना, ये है कांग्रेस के साथ। हमें अच्छा लगता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में लोग मतलब इन सब चीजों को बहुत सेंसिबली ले रहे हैं और इन सब प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। आपके क्षेत्र में विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। 15 साल में समाधान क्यों नहीं हो पाया? देखिए, अगर कोई कुछ किया है तो हम ही लोग किए हैं। अगर पहले लोग को 5 लाख मुआवजा मिलता था, आज 25 लाख मुआवजा मिल रहा है लोगों को और लोग उठा रहे हैं उस मुआवजे को। पहली बार अगर किसी सरकार ने 2013 लागू करने के लिए कमेटी बनाया तो वो हमने करवाए हैं अपने सरकार से। ये पहले कभी नहीं हुआ। इतनी सारी सरकारें बनी और ये प्रॉब्लम तो आज से नहीं है, अभी भी चल रहा है। पर अभी आप बता दीजिए कि ये लोग जो अभी प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, क्या एक भी इनका कोई एक भी रैयत के लिए क्या इन्होंने कभी आवाज उठाया? क्या एक भी रैयत के लिए कभी ये अडानी के खिलाफ बोलते हुए सुने इनको? कभी एनटीपीसी के खिलाफ बोलते हुए सुने? जब आप बोलेंगे तो इन बोलेंगे कि हम तो विधानसभा में आवाज उठाएं, और वो आवाज बड़कागांव तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो थाना पूर्ति से कभी बड़कागांव में कभी कोई चीज बड़कागांव को मिला नहीं है। हमने रोहिंग्या कोल ब्लॉक जो है वहां पे भी 55 कुछ एकड़ लैंड जो पैसा मिल गया था रैयतों को, वो हमने दोबारा से रैयतों को वापस दिलाया। तो ये ऐसे नहीं हो जाता है। हमने बहुत संघर्ष किया है और उसके लिए सरकार का सहयोग लिया है, बहुत सारे बैठक हुए हैं। फिर जो कमेटी बना है उसमें भी 2013 लागू करने के लिए मुहर, जिसके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कमिश्नर की अध्यक्षता में, वो मुहर भी लग गया था। वो कमेटी में रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गया था, लेकिन एनटीपीसी साइन नहीं किया उस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग था, आज भी पेंडिंग है। उसके लिए फिर से सरकार की तरफ से फिर से लेटर भेजा गया है कि इस कमेटी में सबका समन्वय स्थापित करके फिर से इसको परस्यू किया जाए। तो अभी भी संघर्ष, हम कोर्ट में दर्जनों केस अभी भी लड़ रहे हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में हर हाल में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि 2013 कानून जो है ये बहुत ही जेन्युइन है और लीगली ये पॉसिबल है।
हम कोई अवैध मांग नहीं और अवैध चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अवैध काम अभी हो रहा है जो हमारे क्षेत्र में कंपनियों के द्वारा, उसके खिलाफ लड़ाई है मेरी और उस पे हर हाल में हम लोग जीतेंगे। अब कोर्ट है हमारे पास एक रास्ता, उसके माध्यम से सरकार को भी हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस का संगठन क्या एकजुट दिखा जब के राजू जी आए या राधा कृष्ण किशोर जी आए? उस वक्त क्या कांग्रेस का संगठन आपके साथ, यहाँ खासकर अगर हजारीबाग की बात करें तो सब लोग एकजुट थे? सब एक, देखिए कांग्रेस अगर प्रभारी जी आ गए तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जब सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पे है तो उसके बाद कोई किंतु परंतु है ही नहीं। कोई ये तो लक्ष्मण रेखा नहीं है ना कि ये मेरा कांग्रेस है, ये आपका कांग्रेस है, ये उनका नहीं, कांग्रेस लोगों ने है। वो कहा आ कि गए तो वो लोगों आ ने गए। कहा कि अंबा जी का प्रोग्राम हो गया, कांग्रेस का प्रोग्राम देखिए, नहीं अगर हुआ। कोई बोल रहा है तो ये उनकी इमेच्योरिटी है, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर जी और के राजू सर अगर वहां पे कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो वो एक पर्सनल स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने साफ साफ पार्टी का नाम भी लिया है कि कांग्रेस इस पे ध्यान देगी। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे सब जगह पे उन्होंने खुद से पोस्ट किया है और ये पार्टी के प्लेटफॉर्म में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तो अगर कोई बोल रहा है तो हमको नहीं पता कौन बोल रहा है आपकी तरफ से, लेकिन ये बहुत इमेच्योर है इस तरह से अगर कोई सोच भी रहा है तो। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? पहला सवाल मेरा ही है अमर जी, क्योंकि लगातार आपके क्षेत्र में हमारा कवरेज होता रहा है। नक्षत्र आपके क्षेत्र में जाके कई मुद्दों से बात करता है। 15 साल आप रहे, पिताजी रहे, माँ रही, फिर आप रहे, मगर क्या लगता है कि जो विकास बड़कागांव को होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? ये सवाल मेरा है जरूर, मगर वहां की जनता ने स्पेशली कहा है कि ये आप जरूर पूछिएगा उनसे। जैसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने बड़कागांव- डेवलपमेंट बड़का गांव का हो पाया 15 साल में? देखिए, जब मेरे पिताजी जब विधायक थे उस समय तो हम मेरी माता के समय ही जब उनको टिकट मिला था तब पहली बार क्षेत्र में पहली बार गए थे माँ के लिए कैंपेन करने। तो पहली बार लोगों से इंटरेक्ट मतलब लाइफ में पहली बार कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता था पापा 2 बजे रात कहाँ से आते हैं, रोज रात को आते हैं। तो हम सोचते थे पता नहीं क्या करते हैं पापा, इतना लेट से क्यों आते हैं। लेकिन जब क्षेत्र में हम माँ के लिए कैंपेन कर रहे थे, मेरी मम्मी को बहुत कम समय मिला था, मतलब चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले टिकट मिला था। हमको नहीं लगता घूम भी पाई होगी क्षेत्र में, और हम लोग बच्चे बच्चे थे, मेरे पापा जेल में थे। लेकिन मोदी लहर में 2014 उस समय मुश्किल से 2-3 एमएलए जीते होंगे पूरे झारखंड में कांग्रेस से, उसमें मेरी माँ भी थी। और ये बताता है कि मेरे पिताजी के लिए क्या सेंटिमेंट था क्षेत्र में, और ये सेंटिमेंट आसान नहीं होता है क्षेत्र में बनाने के लिए। और ये कोई गिनती का चीज नहीं है जो हम आपको 1, 2, 3 करके बताएं कि क्या विकास किया। उनको हर एक नाम से पुकारा जाता था, दबंग, क्षेत्र के लिए एकदम क्या बोलते हैं, सीधा उनको फायर बोला जाता था। उन पब्लिक के लिए हमने सुना है उनके क्षेत्र में जाके कि अब तो मेरा भी क्षेत्र है, वो उनको सुना है कि वो किसी के लिए भी लड़ जाते थे। ये हमने सुना क्षेत्र में लोगों से। हमने सुना कि उनको लोग ट्रांसफार्मर बाबा कहते थे क्योंकि पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं था, हर जगह ट्रांसफार्मर पहुंचाया उन्होंने। कृषि के क्षेत्र में उनको अवार्ड मिला जब वो मंत्री थे। और आप खुद चले जाइए क्षेत्र, लोग बोलते हैं कि वो किसी से नहीं डरता है, और ये अब आप लोग भी जानते हैं। और जो उनका जो सेंटिमेंट था उस समय, आप समझ सकते हैं कि उस लहर में भी मेरी सीधी सादी माँ जो उस समय भाषण तक नहीं देने जानती थी, जो कहीं भाषण भी शायद दी होगी, उनको बिना देखे बिना सुने लोगों ने वोट दिया है। तो ये विकास, ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। फिर मेरी माँ पे आते हैं तो मेरी माँ जब जैसे ही अगर विधायक बनी उसके बाद सीधा एनटीपीसी के गेट के पास बैठ गई कि हमको तो न्याय चाहिए लोगों के लिए। और उनके लिए लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन, चीता सत्याग्रह आंदोलन, फिर जल सत्याग्रह आंदोलन, कई तरह के आंदोलन कंटिन्यू चलते रहे। उसमें हेलीकॉप्टर से उड़ के बहुत बड़े बड़े नेता आते थे, बहुत भाषण दे दे के जाते थे। लेकिन अंततः क्या हुआ, वहां पे गोली चला के 4 किसान भी मर गए, जो जिनके न्याय के लिए हम लोग कोर्ट में लगे रहे। और उसके बाद सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। अगर हम भी रहते, अगर हम दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो हम भी, पूरा परिवार में तो हम ही बचे हुए थे, हमको भी अगर हम घर में मिलते तो हमको भी उठा के ले ही जाता। तो सोचिए कि
जो जिसको कभी कोई रुचि नहीं रहा, जैसे हम अपने नाम अम्बा प्रसाद भी नहीं बताए थे क्षेत्र में किसी को। जब माँ का कैंपेन कर रहे थे तो हमेशा सोचते थे हम रिजर्व रहना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, तो अपना जो घर का नाम है वो बताते थे सबको कि मेरा नाम अम्बा प्रसाद है। ये कोई जानता ही नहीं था। घर का क्या नाम है? तो बता दीजिए, चूंकि आप जब बोल रही है तो घर का नाम सुन। हमने किसी को अपना अम्बा प्रसाद नाम नहीं बताया, पर फिर जब आना पड़ा क्या तो अम्बा बताया? प्रसाद क्या बताया? श्वेता बताया। अच्छा अच्छा, अम्बा जी पिताजी, एक सवाल शरीफ ले लेते हैं। पिताजी को ने कांग्रेस को खड़ा किया कहीं ना कहीं बड़का गांव क्षेत्र में, अगर आप देखें या इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन अगर आप देखेंगी तो निष्कासित भी कर देती है कांग्रेस, फिर उनको वापस भी ले आती है। तो क्या लगता है कांग्रेस पिताजी को समझ नहीं पा रही है? देखिए, जो निष्कासित किए वो तो नहीं वापस लाए होंगे, तो कांग्रेस को समझिए, कांग्रेस एक समंदर है, यहाँ पे भी हर तरह के लोग हैं और सबको लड़ना पड़ता है एक दूसरे से भी कहीं कहीं। जैसे बीजेपी में भी हर तरह के लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं। देखिए आरएसएस के हमारे साथी जो अभी देखिए, मेयर एक है, अहम सवाल है आपसे, एक अहम इतने सवाल है तेज कि तर्रार हैं, वो भी बेचारे नाराज होके चले गए और फिर अपना लड़ाई खुद लड़े, लेकिन जीत के आए ना। तो होता है, ये सब बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में तो कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, यदि आप देखेंगे तो। देखिए, कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, ये आप कह सकते हैं, पूरे देश भर में और अब पूरे लोकसभा में भी। बंगाल आप की देखिए कि बंगाल यहाँ पे- की अम्बा जी, बंगाल की सह प्रभारी आप थी, रिजल्ट कुछ नहीं आया, इसलिए मजबूती की बात अभी आप मत कीजिए। कैसे नहीं आया? हम लोग 0 से आगे तो बढ़े, 0 में कितने थे। कितने आगे? जो परसेंटेज है वोट का वो हर सीट में आप देखिए बढ़ा है। ठीक है, हम लोग 2 सीट लाए हैं, 0 से 2 ही आए हैं, लेकिन हम तो पहले भी बोले थे कि हम 0 से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना है कि जो मतलब देखिए 50 साल से तो कांग्रेस नहीं थी वहां पे, 20 साल से तो हम लोग लड़े ही नहीं बंगाल में, 20 साल से जो भी हमारे कांग्रेस के थे सब टीएमसी में चले गए। इधर तक ममता बनर्जी भी टीएमसी में चली गई और जो आज सीएम है, चीफ मिनिस्टर वहां पे शुभेंदु अधिकारी जी, वो भी कांग्रेस के ही प्रोडक्ट है, वो भी टीएमसी से, और टीएमसी से वो बीजेपी में चले गए। तो सारे कांग्रेस तो दूसरे पार्टी ही बना लिए थे। तो हमारा थोड़ा संगठन में टाइम वैसा, स्ट्रगल वैसा था, तो फिर अब अभी सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे। आप देख लीजिए वहां पे अभी लोग, जो पार्टी है वहां पे जिसकी सरकार है, अभी उससे त्रस्त हो गए हैं। सब सोच रहे हैं कि चोर की सरकार से छुटकारा मिला तो ये डाकू की सरकार आ गई है, तो अभी सब वापस आके ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। बीजेपी में ज्यादा। ये अब्बा जी, सरकार और सरकार का आकलन, आपका जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है वो कैसा काम कर रही है, और आपके कोटे से यानी कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है उनके विभाग में, क्योंकि इन्हीं कामों को लेकर आपको फर्दर चुनाव में जाना है। देखिए, मैं सरकार में नहीं हूँ, इसलिए सरकार क्या काम कर रही है वो सरकार ही आके बताएगी। हमको लगता है कि उनका कार्य है, मेरे बारे में पूछे हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन और मंत्री क्या काम कर रहे हैं वो मंत्री के मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रवक्ता तो नहीं, हैं नहीं। आपकी अम्बा जी, दो तरह की बातें। आपकी पार्टी की सरकार है, मतलब आप सरकार में हैं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं सरकार में नहीं हम हूं? संगठन में हैं, हाँ, संगठन में हैं आप, हम तो सरकार में नहीं है। आप संगठन में है ना आप? हमारी तो पार्टी संगठन का क्या दायित्व है? समर्थन है और पार्टी का सहभागिता है सरकार में, लेकिन हम उसके अभी कोई अंग नहीं है। हम पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हम राष्ट्रीय सचिव जरूर हैं। अगर आप बोलिएगा कोई मंत्री कैसा काम कर रहा है उसके बारे में बताने, तो हम चाहेंगे कि वो एक अच्छा सवाल मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मंत्री खुद आके बताए कि वो कैसा काम कर रहे हैं। हम ना ही उनके प्रवक्ता का काम कर सकते हैं, ना ही उनके बिहाफ पे कुछ बोल सकते नहीं, हैं। पर ये जो आप जवाब दे रही हैं, नितेश जी ने इसका सवाल पूछा था, आप लोगों की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये शिकायतें रहती हैं कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। तो वो दर्द झलक रहा है। अगर आप पूर्व विधायक है और आप कह रहे हैं कि हम आकलन नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं, मंत्री से पूछिए। ऐसा हम बहुत प्रैक्टिकली बोले, आप उनका काम मेरे से पूछ रहे, बहुत सारा चीज हम उनको देखते तो नहीं रहते हैं। हाँ, जब अगर कुछ काम हो, कुछ मदद हमको क्षेत्र में चाहिए तो उसके लिए तो हम बात करते हैं, और अगर मेरी कोई नाराजगी होती तो हम बता देते, और अगर किसी की नाराजगी है उनको लाइए यहाँ पे, खुद वो बताएंगे। नहीं, बताती हैं आप, नाराजगी बताती हैं आप, वीडियो जारी करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल करते हैं, हम तो छोड़ते नहीं। कुछ दर्शक भी हैं हमारे साथ, कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे, सवाल ले लेते हैं। मैं पिछले 15 साल में कांग्रेस हजारीबाग में
कहाँ चली गई? कैसे देखते हैं आप ये जनाधार, जो कांग्रेस का जनाधार कभी हजारीबाग हुआ करता था, आज कांग्रेस को कहाँ देख रही हैं आप? देखिए, कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि पहले से मजबूत हो रही है। अब आप पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो महापौर है वो भी बीजेपी से नहीं जीते हैं, बीजेपी के सिंबल से। तो एक तरह से इतने सारे हम देखे कि इतना मुश्किल घड़ी आ गया उन लोगों के लिए कि सब बड़े बड़े नेता आए यहाँ पे कैंपेन करने और अपने बीजेपी कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। तो इससे साफ झलकता है कि बीजेपी बहुत ही पुअर पोजीशन में जा रही है और शहर से उनको वोट नहीं मिला। और ये रीसेंट इलेक्शन का बात उठा के हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप देखिए रामगढ़, जो कि इसी लोकसभा में आता है, वहां पे भी हमारे कांग्रेस के ही दोनों मेयर और दोनों प्रतिनिधि कांग्रेस के जीते हैं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कहाँ जा रही है? अच्छा जा रही है, आगे जा रही है, बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। लोकसभा में भी हम लोग झंडा गाड़ेंगे, रुकिए। अच्छा, अंबा प्रसाद को घुड़सवारी का शौक कब से रहा? देखिए, बचपन से ही शौक रहता, कब से, जब से होश संभाले तब से रहा। और हम जब भी कोई शौक रखते हैं तो हम सिर्फ शौक नहीं रखते, उसको पालन भी करते हैं। उसको हम बहुत सारा ऐसा, मतलब म्यूजिक और डांस और बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें हम हमेशा इन्वॉल्व रहे, स्कूल में, कॉलेज में। तो हम छोड़े नहीं, हम सब कुछ पकड़ के रखते हैं। एक पब्लिक की तरफ से सवाल था जो मुझे बोला गया था पहले ही, अंबा प्रसाद शादी कब तक करेंगी? देखिए, अब मीडिया ये सवाल करते हैं तो हमको थोड़ा अजीब लगता है। एक होता है ना कि पिताजी आईएएस आईपीएस ढूंढ रहे हैं, क्या है आखिर शादी कब होगी? देखिए, अगर ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पोडियम में हाँ, आपको लाना पड़ा, पब्लिक का सवाल है। एक विधायक देखना फैन चाहिए। मैं फॉलोइंग बस आपकी इससे है। यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे शादी करने से झारखंड का विकास हो जाता है तो अभी कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंबा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया है इस संवाद को। बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को बहुत धन्यवाद इस शानदार इंटरव्यू के लिए। और क्या बेबाकी से अंबा प्रसाद जी ने जवाब दिया है। वो आखिरी वाला जवाब जरा ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। खैर, लोगों ने सुना उस जवाब को। बहरहाल, मैं मंच पर एक बार फिर हमारे डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो साल और मोमेंटो दे करके हमारे अतिथि का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव जी। अंबा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और